सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते आए हैं। हमेशा से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आपने वहां वोट किया और नतीजे हमने आपको रोजाना रात को 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे जनमत में दिखाए हैं। हर खबर पर पोल के माध्यम से आपका वोट हम आपको जरूर दिखाते हैं। और आज कौन से मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं, फटाफट आपको वो भी बताएंगे कि इन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। एक मौलवी के विचार से, बिल्कुल किस तरीके के एक मौलवी ने विचार रखे हैं महिलाओं को लेकर और खास तौर पर विधवा महिलाओं को लेकर, बेहद निंदनीय है। उसके बारे में आपको बताएंगे किस तरीके की घृणित मानसिकता का शिकार ये व्यक्ति है, उसने क्या कहा है। और फिर हिंदुओं पर जिसने थूका उसको अब छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन आखिर थूका तो थूका क्यों, कब इनकी मानसिकता सुधरेगी, ये भी आपको बताएंगे। फिर इसके आगे चलते हैं, मुद्दा ये तो हमको आपको बताएंगे हिंदुओं पर थूकने का, कैसे थूक की बात, लेकिन बांग्लादेश में फिर हुआ है सरतन से जुदा। किसका? एक हिंदू नेता का, वो भी आतंकवादियों के द्वारा, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में सरकार नहीं, एक आतंकी संगठन काम कर रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला जो मुद्दा है, एक्शन मोड में सीएम रेखा। देखिए, अब दिल्ली की भाग्य रेखा रेखा गुप्ता जी की हाथ में है और अब शुरुआत हो चुकी है तमाम उन गवर्नमेंट स्कीम्स की जो पहले लागू की जानी चाहिए थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाइए कि उन्होंने उनको लागू नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि जो हमें करना है वही करेंगे, केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन अब बदलाव की जो बयार है वो दिल्ली में बह रही है। अब देखना है कितना वादों पर खरे उतरेगी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। अब चलिए पहली खबर का रुख करते हुए एक मौलवी के बयान की गाथा आपको बताएंगे, उसके बयान के बारे में आपको बताएंगे। विधवाओं को घर में बंद करने की सोच पुरानी है, ये पुरानी काफी है, आपकी सोच पर ताला लगाइए, महिलाओं की आजादी पर नहीं। ये संदेश हम उस मौलाना तक पहुंचाना चाहते हैं जो विधवा महिलाओं को घर बैठने की नसीहत दे रहा है। मामला केरल का है। केरल के मौलवी इब्राहिम सक्काफी पुजाकटीरी ने अपने घटिया बयान से यह साबित कर दिया कि कुछ लोगों की सोच अभी भी पुराने युग में अटकी हुई है। उनका कहना है कि विधवाओं को घर में बैठना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, यानी अपने मजहब की प्रार्थना, बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। यह बयान सिर्फ दकियानूसी ही नहीं बल्कि स्त्री विरोधी जहालत की पराकाष्ठा है। सकाफी जो सीपीआईएम के एक सुन्नी गुट से जुड़ा है, क्या आपको लगता है कि विधवाएं किसी जंजीर से बंधी होती हैं? क्या वो आपके फतवों की गुलाम हैं? सुन लीजिए, ये नया भारत है और यहां औरतें अब आपकी घटिया सोच की बेड़ियों में जकड़ी रहने वाली नहीं है। आपकी मानसिकता की बदबू अब छिपाने लायक नहीं रही है। जिसकी बात आप करते हैं ना, जो मजहब की धर्म को आप जो उसका ढोल पीटते हैं इस्लाम का, उसी इस्लाम में खदीजा से लेकर फातिमा तक ने समाज में अग्रणी भूमिका निभाई थी। लेकिन आप जैसे लोग अपने मजहब को अपनी कुंठित सोच का हथियार बनाकर महिलाओं को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है विधवाएं घर में बैठकर सिर्फ रोने के लिए बनी है क्या? नहीं, वो इस समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें भी वही अधिकार हैं जो किसी और को हैं। आपका बयान सीधे तौर पर महिलाओं के अधिकारों पर हमला है और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीपीआईएम पार्टी को भी साफ करना होगा कि क्या वो ऐसी मानसिकता का समर्थन करती है या नहीं, क्योंकि अगर ये पार्टी सच में प्रगतिशील होने का दावा करती है तो इसे खुलकर बताना होगा कि क्या सकाफी की जहरीली सोच का वो समर्थन करती है या नहीं। ये 2025 है, महिलाओं को घर में कैद करने वाले हर विचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त चल रहा है, वक्त आ गया है। विधवाएं किसी की जायदाद नहीं है जिन पर तुम जैसे मौलवी पहरा बिठा दो। औरतें कब, कहां और कैसे जाएंगी इसका फैसला वो खुद करेंगी, ना कि तुम जैसे पिछड़ी सोच के ठेकेदार। तो सकाफी अपनी गुलामी की मानसिकता को दफन करो, क्योंकि इस देश की औरतें अब तुम्हारे आदेशों की परवाह नहीं करती हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते एक सामुदायिक कार्यक्रम में सकाफी ने कहा कि आपने एक वीडियो देखा होगा, एक दादी जिनके पति की मृत्यु 25 साल पहले हो गई थी, दूर के राज्य में बर्फ में खेल रही हैं, जबकि उन्हें घर पर होना चाहिए था। ये ठेकेदार है क्या? ये बताएगा महिला को क्या करना है। एक कोने में प्रार्थना करनी चाहिए थी, वो दूसरे राज्य में गई और बर्फ से खेली। ये एक समस्या है।
नफीस उम्मा के परिवार ने उनकी टिप्पणी पर निराशा व्यक्त की। उनकी बेटी जिफना ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि मौलवी के बयान ने उनके परिवार की शांति को भंग कर दिया है। अगर इसके कारण मेरी मां की आंख से एक भी आंसू गिरा तो उन्हें निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। उस भाषण के कारण मेरी मां अब अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सकती। एक विधवा को दुनिया देखने से क्यों रोका जा सकता? और ये बिल्कुल निचले स्तर की मानसिकता का उदाहरण इस मौलवी ने दिया है। भाई, तुम्हें किसने अधिकार दिया? किसी मां, किसी बहन को अगर कोई बाहर जाए या ना जाए, उससे तुम्हारा क्या अधिकार है? मजहब तुम्हारा एक हो सकता है, लेकिन तुम्हारा अधिकार उस व्यक्ति पर नहीं हो सकता। ये अधिकार तुम्हें ना कानून देगा, ना कोई देश तुम्हें ये अधिकार नहीं दे सकता, तुम्हारा मजहब भी नहीं देता। देखिए, मौलाना विधवाएं, देखिए ये फरमान जो दिया गया है ना, ये फरमान जो दिया गया, ये जो बात शेयर की गई है उसके द्वारा इस बात का इशारा है कि भाई अभी भी कुछ मौलवी जो हैं अपनी पिछड़ी सोच के चलते अपने मजहब के लोगों को दबा कर बैठे हुए हैं। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। क्या महिलाओं को गुलाम समझते हैं मौलवी? ये प्रश्न है। 98% 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। बहुमती मानता है कि महिलाओं को गुलाम समझते हैं मौलवी। अब हम उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं जो सनातन पर घात लगाकर वार करने का प्रयास करने में लगे रहते हैं। अगर धर्म पर थूकोगे तो जवाब मिलेगा। इसका सबसे सटीक उदाहरण है नर्मदा परिक्रमा में श्रद्धालुओं पर थूकने वालों के खिलाफ FIR, जो कि कट्टरता की हद के पार है। मध्य प्रदेश के देवास में हिंदू श्रद्धालुओं की नर्मदा परिक्रमा के दौरान मोहसिन अकरम और इस्लाम पर जो है थूकने का जो घृणित आरोप लगा है, वो सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उस कट्टर मानसिकता का नतीजा है जो लगातार समाज को जहर से भरने का काम कर रही है। ये कौन लोग हैं जो दूसरों की आस्था का अपमान करने को अपना हक समझते हैं? क्या ये सोचते हैं कि धर्म पर थूककर वे श्रद्धा को गंदा कर देंगे? नहीं, नर्मदा की लहरें इस घिनौनी मानसिकता को धोकर साफ कर देंगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी मानसिकता पनपती कैसे है? आखिर ये कट्टरता आई कहां से है? जब समाज में बार बार एक तरफा सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है, तब जब गंगा जमनी तहजीब का नाम लेकर एक तरफा सहनशीलता की उम्मीद की जाती है, तब कुछ लोग इसे अपनी ताकत समझने लगते हैं। हिंदू श्रद्धालु अपनी परंपराओं के अनुसार नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, शांति से अपने धर्म का पालन करते हुए, लेकिन ये जिहादी इसे भी बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर यही हरकत किसी दूसरे धर्म के धार्मिक जुलूस पर होती तो क्या अब तक पूरे देश में आग नहीं लग चुकी होती? क्या तब भी कुछ तथाकथित सेक्युलर लोग इसे सिर्फ एक छोटी घटना बताकर रफा दफा करने की कोशिश करते? क्या तब भी, अब भी आपको बताऊं कि लिबरल ब्रिगेड चुप ही रहेगी? अब भी चुप ही रहेगी। हमारा प्रश्न ये भी है कि बोलती कब है लिबरल ब्रिगेड? जब इनका मामला, इनके एजेंडा का हो तभी बोलती है, क्योंकि यहां पर श्रद्धालु हिंदू थे, इसलिए लिबरल ब्रिगेड चुप है। इनके मुंह पर, जबान पर ताला लगा है, जबान पर दही जम गई है मुंह में। देवास पुलिस ने मोहसिन अकरम और इस्लाम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या यह काफी है? ये कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि सीधा सीधा धार्मिक उकसावे और घृणा फैलाने का कृत्य है। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इन दोषियों पर कठोर कार्रवाई करेगा या फिर शांति और सद्भाव के नाम पर मामला दबा दिया जाएगा? जिस तरह देखिए, एक बयान के बाद पूरी दुनिया हिल जाती है किसी नेता की, लेकिन हिंदू श्रद्धालुओं के अपमान पर एक भी शब्द तक नहीं निकाला जाता। ये इस दोहरे रवैये की पोल खोलता है। अगर कोई हिंदू इस तरह किसी धार्मिक जुलूस पर जो थूकता तो अभी तक ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका होता, लेकिन अब चुप्पी क्यों? हिंदू समाज कब तक सहता रहेगा? ये सिर्फ देवास का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर ऐसी घटनाओं पर अभी सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये कट्टर सोच और बढ़ेगी और एक दिन यही आग पूरे समाज को जला सकती है। आखिर में उन लोगों को एक संदेश जो सोचते हैं कि धर्म पर थूककर वो अपनी नफरत फैला लेंगे। सनातन का अपमान और वार करने वालों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, इतिहास इसका गवाह है। चलिए, यह खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे एक प्रश्न पूछा, क्या अब भी लिबरल गैंग चुप रहेगा? कुछ को उम्मीद है 30% को कि नहीं रहेगा, लेकिन 70% लोगों का कहना है हाँ, वो चुप ही रहेगा, क्योंकि उसके एजेंडे की बात नहीं हो रही है। यहां पर जो परेशान हो रहा है वो हिंदू है। अब हम बात करेंगे शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की सुगबुगाहट से यूनुस सरकार के बढ़ते ब्लड प्रेशर की।
वहां के रक्त पिपासु कट्टरपंथियों की हताशा की और शेख हसीना की आवामी लीग के हिंदू नेताओं की हो रही हत्याओं की। मंगलवार को शेख हसीना की आवामी लीग के दिनाजपुर के नेता भरत चंद्र को मोहम्मद यूनुस के कट्टर गुर्गों ने सरतन से जुदा कर दिया, मार डाला उसको। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हुई हिंसा में करीब 100 से ज्यादा आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं हुई हैं। मरने वालों में आवामी लीग के हिंदू और मुस्लिम दोनों नेता, कार्यकर्ता या समर्थक थे, लेकिन तख्ता पलट से पहले जुलाई में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों से पिछले सोमवार को शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की थी और अपने लोगों को आश्वस्त किया था कि वो बांग्लादेश वापस लौटेंगी और पुलिसकर्मियों की हत्या का बदला लेंगी, जिसके चलते आवामी लीग के नेता संगठित हो और मोहम्मद यूनुस का राजनीतिक विरोध करने के लिए एकजुट होने भी लगे हैं। शायद यही वजह है कि सामने हार और निराशा को देख मोहम्मद यूनुस और उसके कट्टरपंथी गुंडे हिंसा में अपनी जीत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं की हत्या कर हिंदुस्तान और शेख हसीना के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को जरा गौर से समझिए। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद से यूनुस राज में कट्टरपंथियों का आतंक लगातार जारी है। जिन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में हिंदू विरोध की सारी सीमाओं को बहुत पहले ही लांघ दिया था, जो बांग्लादेश में निर्दोष अल्पसंख्यक हिंदुओं को मार रहे हैं, जिन हैवानों ने हाल ही में बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर उपजिला से हिंदू आवामी लीग के हिंदू नेता भरत चंद्रा को अपनी कट्टरता का शिकार बनाया, जिन हैवानों ने हिंदू नेता भरत चंद्रा का सिर धड़ से अलग कर उनके हाथ पैर को बांधकर रेलवे पटरी पर फेंक दिया, जिनका क्षत विक्षत शव पुलिस ने बाद में बरामद किया। बांग्लादेश में तख्ता पलट और शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही लगातार यूनुस राज में कट्टरपंथी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और खासकर पार्टी के हिंदू नेताओं को निशाना बना रहे हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, आज बांग्लादेश में हिंदू छात्रों को सरेआम गोली मार दी जा रही है, हिंदू सांसदों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं और बिजनेस से लेकर सरकारी नौकरियों से भी हिंदुओं को हटाया जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में शांति की बहाली के लिए यूनुस के आतंक राज के अंत और शेख हसीना की वापसी की सख्त जरूरत है, जिसके आसार हाल फिलहाल में नजर भी आने लगे हैं। जैसे हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के मामलों को पीएम मोदी पर छोड़ने की बात कही थी, वहीं दूसरी ओर शेख हसीना भी लगातार वीडियो कॉल्स के माध्यम से बांग्लादेश में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई है, जिन्होंने हाल ही में मोहम्मद यूनुस और उनके आतंक राज पर प्रहार करते हुए अपनी वापसी के संकेत दिए थे, जिन्होंने वापस लौटने के साथ साथ बांग्लादेश में हो रही निर्दोष लोगों की मौतों का बदला लेने की बात कही थी, जिन्होंने यूनुस को एक गुंडा बोलते हुए न्याय की तलाश के लिए बांग्लादेश लौटने की और आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। वहीं बांग्लादेश में इस साल के अंत दिसंबर तक आम चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी के इन संकेतों से यूनुस और यूनुस राज में पल रहे कट्टरपंथी बौखला गए, जो बार बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही मांग बांग्लादेश का कट्टरपंथी दल बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कर रहा है, जो आज बांग्लादेश में जारी कट्टरपंथ का कारण है, जो आज बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी के संकेतों से बौखलाकर भारत विरोधी बयान दे रहा है, जिस बौखलाहट की कीमत आज बांग्लादेश में निर्दोष हिंदू चुका रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने मामले की गंभीरता को भी समझा और जाना कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और हत्याएं कैसे सरतन से जुदा करके। सोचिए, कभी ये भी सनातनी हुआ करते होंगे, लेकिन इन्होंने अपना मजहब तो बदला, लेकिन ये भूल गए हैं कि इनके पूर्वज जब हिंदू थे तो इस तरीके के कृत्य करने से पहले एक बार तो सोचते कि किसको मार रहे थे। चलिए, पोल के माध्यम से हमने आपसे एक प्रश्न पूछा, क्या बांग्लादेश भी हो जाएगा हिंदू विहीन? 85% तो ये बात मानते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन 15% कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इन 15% के साथ सुदर्शन न्यूज खड़ा है। हम शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली की बीजेपी सरकार एक्शन में दिख रही है।
रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी हैं। साथ ही अन्य विभागों में भेजे गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस उनके मूल विभाग में रिपोर्ट करने का आदेश दे दिया गया है। ये बड़े बदलाव हैं रेखा गुप्ता जी के आने के बाद। इन अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर किसी दूसरे विभाग, बोर्ड या कॉरपोरेशन में भेजा गया था। इसके अलावा सरकार ने स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में भी बड़े एक्शन लिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते भर पहले दिल्ली के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सभी विभागों से एक लिस्ट मांगी थी। जीएडी ने सभी विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स यानी एचओडीज, स्वायत्त संस्थाओं और सरकार से संबंधित किसी भी विभाग में अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के नाम मांगे थे। एक मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से लिखा कि कुछ महीने पहले भी ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई थी जो किसी भी विभाग में अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। सरकार का प्लान था कि इन पदों पर अस्थायी की जगह परमानेंट कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में 20,000 से अधिक पदों पर अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा नई बीजेपी सरकार द्वारा जारी आदेश में दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी और बाकी मंत्रियों का निजी स्टाफ की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। ये वो कर्मचारी थे जो किसी सरकारी विभाग में स्थायी तौर पर नियुक्त नहीं थे। ये मुख्यमंत्री या मंत्रियों के लिए काम करते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल स्टाफ कहा जाता है। इन्हें नॉन ऑफिशियल स्टाफ होता है वो भी कहा जाता है। ये किसी सरकारी विभाग का हिस्सा नहीं होते, पर सरकार को सलाह देने और कभी कभी निर्णय लेने में भी इनकी भूमिका अहम होती है। पर्सनल स्टाफ को आमतौर पर किसी सलाहकार समिति या बोर्ड में जगह दी जाती है। अपने चुनावी घोषणा पत्र संकल्प पत्र में बीजेपी ने दिल्ली के 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। सरकार के अस्थायी कर्मचारियों को हटाने के कदम को इसी संकल्प पत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार के परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने भी अपने विभाग की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, सभी मोहल्ला क्लिनिकों, उनमें दवाओं की कमी और डॉक्टर्स द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शंस की भी जांच की जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना को भी लागू कर दिया गया। सोचिए, जिसके तहत 10 लाख का इलाज किया जाएगा बिल्कुल मुफ्त। इसमें 5 लाख दिल्ली सरकार और 5 लाख का योगदान केंद्र सरकार देगी। साथ ही परिवहन विभाग में भी डीटीसी बसों का आंकलन किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि अभी 40% बसें डिपो में ही खड़ी हैं। सोचिए, 40% बसें। नई बसें भी नहीं खरीदी गई हैं, इसकी भी जांच होगी। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कैग रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैग की 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग है, जो पिछली सरकार ने विधानसभा में पेश नहीं की। विधानसभा के पहले ही सत्र में इन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा वो भी आपको बताते चलते हैं। हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर बार की तरह जनमत हैशटैग करेंगे तो मिलेगा हमारा प्रश्न। पोल पूछा कि दिल्ली में बीजेपी करेगी आम आदमी पार्टी से बेहतर विकास। 93% लोगों को, 93% लोगों को विश्वास है हां, बीजेपी ज्यादा बेहतर विकास करेगी। मुगल परस्तों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं होगी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाते हुए मुगल आतंकी औरंगजेब को जमकर ललकारा है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या मुद्दा उठाया? उन्होंने सवाल उठाया कि जिसने हमारे वीर योद्धा संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर मारा, उसकी कब्र आज तक क्यों सुरक्षित है? टी राजा सिंह ने महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चले। ये केवल महाराष्ट्र के हिंदुओं की मांग नहीं, बल्कि पूरे भारत के हिंदुओं की पुकार है। भारत की पवित्र धरती पर उस जिहादी का नामो निशान मिटना चाहिए। टी राजा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान को याद दिलाते हुए कहा कि देवेंद्र जी, आपने कहा था कि औरंगजेब की कब्र पर कुत्ते मूतेंगे। अब समय आ गया है कि इस बयान को अमली जामा पहनाया जाए। महाराष्ट्र में जिस आतंकी ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, उसके नाम पर कोई स्मारक या पहचान नहीं रहनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मैं जब संभाजी नगर एयरपोर्ट पर उतरता हूं तो वहां लिखा मिलता है औरंगाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जब शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया तो यह आतंकी का नाम एयरपोर्ट पर अब तक क्यों लिखा है? टी राजा ने मुगल इतिहास को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत के असली दुश्मन मुगल थे, जिन्होंने यहां लूट, हत्या और जबरन धर्म परिवर्तन की साजिशें रची। औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को तलवार के बल पर इस्लाम कबूलने को मजबूर किया, मंदिरों को तोड़ा और सनातन संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत अभी भी उन गद्दारों के निशान अपने सीने पर ढोता रहेगा? क्या हम उस दौर में रह रहे हैं जहां हिंदुस्तान में हिंदू अपने ही इतिहास से लड़ने को मजबूर हो? टी राजा सिंह ने कहा कि जो भारत मुगलों की गुलामी से आजाद हुआ वो उनके नामों को कब तक ढोता रहेगा? हर सड़क, हर इमारत, हर स्मारक जहां इन लुटेरों के नाम दर्ज है वहां हिंदू सभ्यता के महान योद्धाओं का नाम लिखा जाना चाहिए। टी राजा ने साफ कहा कि अब औरंगजेब की कब्र को बचाने वाले भारत के गद्दारों को जवाब देना होगा। ये केवल एक कब्र की बात नहीं, ये हिंदू अस्मिता, स्वाभिमान और सनातन धर्म की रक्षा का मामला है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब बाबरी ढांचा गिर सकता है तो औरंगजेब की कब्र क्यों बची हुई है? जब मुगल राजाओं ने हिंदुओं को गुलाम समझा तो उनके नामों को सम्मान क्यों? कब तक हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपने वीरों के बजाय आक्रमणकारियों की कब्रों को सहना पड़ेगा? अब समय आ गया है कि भारत से मुगल आतंकियों के नाम हमेशा के लिए मिटा दिए जाएं। टी राजा की यह हुंकार केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहने वाली, पूरे देश में हिंदू समाज अब ये मांग कर रहा है कि भारत की पवित्र भूमि पर उन गद्दारों की कब्रों और नामों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये एक ऐसा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया इतिहास जो आपको पढ़ाया जाता है, अकबर को महान बताया जाता है, औरंगजेब की गाथाएं आपको सुनाई जाती हैं। याद रखिए, ये बहुत बड़े झूठे षड्यंत्र हैं जो आपको दिखाए जाते हैं। असली अपने राजाओं के बारे में जानिए, वीर मराठा योद्धाओं के बारे में जानिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानिए, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए, बताइए। वो होगी असली शिक्षा। वरना आज के इस पाश्चात्य सभ्यता में पढ़ने वाले स्कूलों में, उसका पालन करने वाले स्कूलों में मुझे तो लगता है जानबूझकर हमारे असली योद्धाओं के बारे में, वीरों के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता। और कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों का या पुराना सरकारों का, मैं कहूँगा, एक षड्यंत्र मात्र ही था। चलिए, ये खबर भी आपको हमने बताई और इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने जो प्रश्न आपसे पूछा वो भी आपको बताते चलते हैं। क्या औरंगजेब की कब्र पर चलेगा बुलडोजर? ये हमने प्रश्न आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूछा, तो उसका उत्तर क्या आया? 90% लोग कहते हैं हाँ, उनको उम्मीद है चलेगा बुलडोजर। 10% को उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुमत को तो उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई के पूर्व विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी ज़ीशान खान के देश से फरार होने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता के बीच गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं। खान ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी को भारत से भगाने में, यानी भागने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। इस घटना ने भारत में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क और उनकी पहचान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों में से 2 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1 फरार हो गया था। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी, ऐसा कहा जाता है। पुलिस ने इस मामले में 26 आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत मामला दर्ज किया था। हाल ही में ज़ीशान खान ने एक वीडियो संदेश में दावा किया कि वो निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसने बताया कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने उसे भारत से भागने में मदद की और एशिया से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भट्टी का भारत में एक मजबूत नेटवर्क है जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने में सक्षम है। शहजाद भट्टी, जो पाकिस्तान में स्थित एक कुख्यात गैंगस्टर है, उसने पहले भी भारतीय हस्तियों को धमकी दी है। जैसे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भट्टी से धमकी मिली थी, जिसमें उसने माफी की मांग है जो है उससे उनसे माफी की मांग की गई थी। भट्टी के इस तरह के कृत्यों से यह स्पष्ट होता है कि वो भारत में अपने नेटवर्क के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता है।
ज़ीशान खान का देश से फरार होना भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये घटना दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी भारतीय सीमाओं के भीतर अपने नेटवर्क का उपयोग करके न केवल अपराधों को अंजाम दे सकते हैं बल्कि आरोपियों को देश से बाहर भी निकाल सकते हैं। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा और सीमा नियंत्रण पर गंभीर सवाल उठते हैं। इस घटना के बाद यह आवश्यक है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अपने अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ समन्वय बढ़ाएं ताकि ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। साथ ही सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। ज़ीशान खान का फरार होना और शहजाद भट्टी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का भारतीय मामलों में हस्तक्षेप देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है जिसे तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स भारत में ऑपरेट करते हैं और इसका इलाज जो है जल्द नहीं ढूंढा गया तो ये लोगों की सुरक्षा पर सेंध के बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी एक और मुख्य खबर का रुख करते हैं। देखिए, संबल हिंसा की बात है। अब एसआईटी ने संबल हिंसा मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने गुलाम नाम के आरोपी को हिरासत में लिया है, जिसने पूछताछ में बताया कि वो दुबई में बैठे शारिक साटा के इशारे पर हथियारों की तस्करी करता था। ये सिर्फ एक गिरफ्तार आरोपी की कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश का इशारा है जिसमें बड़े नाम फंसते नजर आ रहे हैं। एसआईटी ने इस मामले की पूरी जांच कर 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें जो नाम सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क, सदर विधायक का बेटा सुहेल इकबाल और 37 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह हिंसा सिर्फ एक भीड़ की सनक नहीं थी बल्कि एक गहरी और सुनियोजित साजिश थी जिसे बाहर से फंडिंग और हथियारों की सप्लाई मिल रही थी। गुलाम ने बताया कि सर्वे के दौरान अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और उसके साथियों की हत्या करने का प्लान था जिससे शहर के साथ देश का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाए, शहर में कर्फ्यू लग जाए। इसके बाद आपराधिक घटनाओं को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। आरोपी ने यह भी बताया कि बवाल में जो हथियार शारिक साटा ने भेजे थे वो हथियार गिरोह के सदस्य मुल्ला अफरोज, वारिस और मोहल्ले के अन्य लोगों को दिए थे। अब सवाल उठता है कि क्या इस पूरे खेल के पीछे और भी बड़े चेहरे हैं? क्या दुबई में बैठकर भारत में हिंसा भड़काने की साजिशें हो रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक ऐसे गुनाहगार बचते रहेंगे? एसआईटी की इस रिपोर्ट ने सबको बेनकाब कर दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कितनी कड़ी कार्रवाई करता है। तो संबल हिंसा में एक बड़ा ये खुलासा, जहां पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की हत्या का जो प्लान था उसको उजागर कर दिया है। अब कई प्रकार के जिहाद आपने सुने होंगे, अगली खबर में भी एक जिहाद है। कौन सा जिहाद? देखिए, मुंबई में लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब कौन सा जिहाद आया? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अब हाउसिंग जिहाद का खुलासा हुआ है। अब शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने बड़ा दावा किया कि मुंबई के कई इलाकों में कुछ मुस्लिम बिल्डर मिलकर एक गहरी साजिश रच रहे हैं। निरुपम के अनुसार SRA यानी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स के तहत पुनर्वास के नाम पर एक गहरी साजिश रची जा रही है। मुस्लिम बिल्डर इन फ्लैट्स का निर्माण करते हैं लेकिन इन्हें जानबूझकर जरूरत से ज्यादा मुसलमानों को अलॉट किया जा रहा है। सोचिए ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। सिर्फ 2 सोसाइटी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि यहां 80 से 90% फ्लैट मुस्लिमों को दिए गए हैं। निरुपम का आरोप है कि हर प्रोजेक्ट में मुस्लिम बिल्डर्स की जो है घुसपैठ हो रही है। SRA हो, निजी प्रोजेक्ट हो या सरकारी टेंडर, हर जगह एक खास समुदाय को ही प्राथमिकता दी जा रही है, यानी मुसलमानों को प्राथमिकता दी जा रही है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या सच में एक गहरी साजिश है? क्या मुंबई में सुनियोजित तरीके से हिंदुओं और अन्य समुदायों को हाशिए पर धकेला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार और प्रशासन इस सब पर क्या एक्शन लेने वाली है? मुंबई के असली मालिक कौन है? बिल्डर, माफिया या आम जनता? जवाब आपको भी खोजना होगा। लेकिन सोचिए, हाउसिंग जिहाद का ये जो खुलासा हुआ है ये बेहद गंभीर है। कैसे वहां पर घुसपैठिए आते हैं, इसका खुलासा तो आपको सुदर्शन न्यूज़ पर हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने लगातार बताया है, मुहिम चलाई है। लेकिन सोचिए, डेमोग्राफी बदलने के लिए एक और एंगल जो यहां पर सामने आया, एक और खुलासा जो आया है
कि कैसे हाउसिंग जिहाद हो रहा है। सोसाइटियों में केवल मुसलमानों को घर बेचकर जो स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी है उसमें ये गोरख धंधा चल रहा है, जहां पर केवल मुसलमानों को अगर घर दिए जाएंगे तो सोचिए हिंदुओं को बेघर कर दिया जाएगा और ये एक डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और इससे अंततः जो पीड़ित निकलेंगे वो केवल हिंदू ही निकलेंगे। चलिए, आज समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की, लेकिन मन तो बहुत था, और भी मुद्दे आपके लिए तैयार थे। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी प्रोडक्शन और एडिटोरियल टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।